अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं हम नया कोर्स अपना टीचर के प्लेटफॉर्म से, जिस कोर्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 सीए के अंदर कैफ 5 के नाम से जाना जाता है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं ये कोर्स, मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूं कि मैं 4 सालों से एसोसिएटेड हूं ऑडिट फर्म से और सीए फाइनलिस्ट भी हूं। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से सीए भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आगे हम बात करते हैं इस टॉपिक्स, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं इस कोर्स के अंदर, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि एक एक चीज़ इसके अंदर क्या क्या हम कवर करेंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह, और उसके अंदर क्या फ्लॉज आते हैं सीए स्टूडेंट के अंदर, क्या मसले मसाइल पैदा होते हैं, क्यों वो पास नहीं कर पाते, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले टॉपिक क्या है आपका, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स। ये बेसिक चैप्टर है जो हम कवर करेंगे, जिसके अंदर आपको रिपोर्टिंग से और अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, वो हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे ताकि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि सीए के अंदर बेटा ये मसला होता है कि आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं होती तो आप आगे के जो एडवांस लेवल के पेपर हैं वो क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी तभी जाके आपको एडवांस लेवल पे उस चीज़ की मदद मिलेगी। तो पहले हमने क्या बात करी, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद हमने क्या बोला है कि IS1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है और उसके बारे में बेसिक चीज़ें आपने पढ़ चुके होंगे। हम यहाँ पे इसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे कि किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है इनकम स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को, नोट्स को, और जो कैश फ्लोज वगैरह बनाते हैं, चेंजेस एंड इक्विटी बनाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों की प्रेजेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए, ये हम IS1 के अंदर देखेंगे। अच्छा, आगे हम बात करें तो IS7 है जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है। कैश फ्लो किस तरह से बनता है, इसके क्या क्या मेथड्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड्स, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। उसके आगे चलते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ बनता है आपका नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट से। इसकी वजह ये होती है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर NGOs की जो अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस वगैरह बनता है, डेफिसिट बनता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम अलग से रिपोर्ट करते हैं, हम अलग से बनाते हैं। तो इस चीज़ को इसने सेपरेट रखा हुआ है, किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, क्योंकि टॉपिक भी इसने अलग से रखा हुआ है। टॉपिक अलग से रखा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगी जो हम इंशाल्लाह लेटर स्टेज पे आपसे पढ़ेंगे और हम आपस में इस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे कि इसको किस तरह से बनाना है। उसके आगे हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अच्छा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो कभी कभार सिंगल एंट्री भी हो जाती है, गलती से हो जाती है, और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम उस चीज़ को सिंगल एंट्री पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो हमें क्या सिखाता है ये चीज़, यहाँ पर सीए वालों को ये सिखाया जाता है कि आपको सिंगल एंट्री को कैटर किस तरह से करना है, उसके अंदर जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद उसको डबल एंट्री में किस तरह से कन्वर्ट करना है, और उसके अकाउंट्स किस तरह से बनेंगे, ये हम इंशाल्लाह इसके अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, आगे हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर भी चीज़ें आती हैं आपकी जो रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्या बात करी है मैंने कि रॉ मटेरियल भी आता है, उसमें लेबर भी आती है, ओवरहेड्स भी आते हैं, ये इसके पार्ट्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, कि उसके वो किस तरह से कॉस्ट को कैटर करते हैं, कॉस्ट किस तरह से शीट बनती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किस तरह से बनता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। अच्छा, उसके आगे हम चलें तो IS16 की बात करते हैं जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर किसी कंपनी के लिए, क्योंकि ये सबसे पहला आइटम ही होता है जो आप देख रहे होते हैं हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। IS16 इसके अंदर सारी चीज़ें बताता है कि आपको किस तरह से उसकी परचेजिंग कॉस्ट निकालनी है, परचेजिंग कॉस्ट होगी तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसकी डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट होगी, ये उसके शेड्यूल किस तरह से बनेगा। ये सवाल बार बार पूछता है और ये फ्रिक्वेंटली अपने टेस्ट करता है सीए एग्जाम्स के अंदर। तो हम इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हर चीज़ को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट सन्ड्री स्टैंडर्ड्स की। अच्छा, नॉन करंट जो आपके एसेट्स हैं उसके अंदर जो सन्ड्री के जो स्टैंडर्ड्स आएंगे वो कौन कौन से होंगे, उसके अंदर जो मैं आपको स्टैंडर्ड्स बताऊँगा वो इंशाल्लाह होंगे IS20। IS20 कौन सा होता है, IS20 है आपका गवर्नमेंट ग्रांट। इसके साथ हम पढ़ेंगे 23 क्या पढ़ेंगे, 23 आपका बोरोइंग कॉस्ट, कि आपकी इंटरेस्ट किस तरह से एलोकेट होती है, ये चीज़ें भी हम बोरिंग कॉस्ट के अंदर कवर करेंगे।
अच्छा, उसके साथ साथ हम देखेंगे इसके अंदर IAS 40। अच्छा, 40 की बात करें तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये, कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप अगर खरीदता है, कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदती है या कोई प्रॉपर्टी खरीदती है, तो वो इन्वेस्टमेंट में फॉल करेगी या नहीं करेगी, वो अगर चली गई आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर, तो वो किस तरह से उसका क्राइटेरिया होगा, रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह सन्ड्री स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे, और ये 3 स्टैंडर्ड्स ने अलग से इसमें इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। सही है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं IAS 36 की। IAS 36 की अगर हम बात करें तो ये है इम्पेयरमेंट से रिलेटेड जो भी एसेट के अंदर चेंजेस आती हैं इम्पेयरमेंट में, और कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो प्रोडक्शन का प्लांट होता है वो डेप्रिशिएट के साथ साथ इम्पेयर भी हो जाता है, आपकी क्या होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, आप उसके अंदर मेजर चेंजेस करते हैं, तो वो किस वजह से होती है, वो इम्पेयरमेंट आने की वजह से होती है। तो वो चीज़ भी इसके अंदर कवर होगी इम्पेयरमेंट के अंदर, जो हम IAS 36 के अंदर उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया भी पढ़ेंगे, उसके अंदर उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं उस स्टैंडर्ड के। हम ये स्टैंडर्ड थॉरली पढ़ रहे हैं, देखें इसमें हर स्टैंडर्ड को हम कवर करेंगे, क्योंकि आप CA के स्टूडेंट हैं, आपको स्टैंडर्ड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये चीज़ें स्टैंडर्ड अप्लाई करने होते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। ऑडिट फर्म के अंदर जब आर्टिकल्स करेंगे इंशाल्लाह आप आगे जाके, तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी मदद देगी ये चीज़। जब आप स्टैंडर्ड में इस चीज़ के ऊपर ग्रिप रखेंगे आप सारे स्टैंडर्ड के ऊपर, तो ये या तो आपको एडवांस लेवल पे पेपर सॉल्व करने के लिए भी मदद करेगी, साथ साथ आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी मदद करेगी जो आप आर्टिकलशिप करोगे। आखिरी बात करते हैं, आखिरी नहीं तो हम सेकंड लास्ट बात करते हैं IFRS 15 की। अच्छा, IFRS 15 जो है वो आपका स्टैंडर्ड अभी थोड़ी देर मतलब 1 साल का अरसा हुआ है या 1.5 साल का अरसा हुआ है, ये इंसर्ट हुआ है। इससे पहले IAS 18 था ये रेवेन्यू का, तो इसको इसने चेंज करके IFRS 15 किया है। तो हम इसकी चेंजेस के साथ IFRS 15 को लेके चलेंगे कि अब क्या IFRS 15 कहता है हमसे और क्या इम्प्लीकेशन है इसकी, किस तरह से रिकग्नाइज करोगे आप रेवेन्यू को, जो आपकी सेल्स होती हैं, ये जो सर्विसेज होती हैं, या जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके अंदर किस तरह से आपकी रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम IFRS 15 के अंदर देखेंगे। सबसे आखिरी में हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद मैं बताता हूँ आपको सादा अल्फाजों में, ये है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का मतलब ये है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रेशियोज निकालने पड़ेंगे। डिफरेंट रेशियोज होते हैं, ऑपरेशनल रेशियोज हैं, फाइनेंशियल रेशियोज हैं, उसके अंदर आपका क्विक रेशियो आ जाता है, लिक्विडिटी रेशियो आ जाता है, और उसके बाद आपका करंट रेशियो आ जाता है, जो फाइनेंशियल लेवरेज है, ऑपरेशनल लेवरेज है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह रेशियोज के अंदर कवर करेंगे। तो ये इसने कॉम्प्रिहेंसिव एक तरह से कोर्स बनाया है CA ने, ताकि ये आपको मदद करेगा FIR 2 पढ़ने के लिए, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का 2 है, जो आपका सेकंड पार्ट है इस पेपर का। और इंट्रो में आप जो पढ़ के आए हैं वो आपको यहाँ पर मदद मिलेगी चीज़ें करने के लिए। तो एक तरह से इन्होंने एक सिस्टम जो बनाया है वो बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, जो पेपर पैटर्न बनाते हैं वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं, सारी चीज़ें कवर करते हैं उसमें, और उसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाते हैं। बच्चों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इधर बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के बिना भी लोग पेपर में अपेयर हो जाते हैं। वहाँ पे उनको मसले मसाइल इसलिए होते हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम है, ये आपका कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है जो आपने रट्टा लगा के गए और वहाँ पे आपने क्लियर कर लिया। वहाँ पे आपके साथ कॉन्सेप्ट से खेलता है वो कॉन्सेप्ट आपको हल्का सा भी चेंज करेगा, स्लाइटली चेंज करेगा, आप वहाँ पे घबरा जाओगे और पेपर आपका वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, और उसके लिए आपको जो है ना फिर दोबारा से अटैम्प्ट होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम आपको समझाता रहूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या कॉन्सेप्ट रखने हैं अपने, क्लियर करने हैं आपको, और किस तरह से आपको ये कोर्स लेके चलना है, इसकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, और कॉन्सेप्चुअली किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है। ये सारी की सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। मैं प्रैक्टिस को मना नहीं कर रहा कि वो ना की जाए, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसी के हाथों हम लगे हाथों हम ये चीज़ भी देख लेते हैं कि इसके अंदर इसकी वेटेज क्या है। आप ये परेशान होंगे कि पूछेगा क्या पेपर में और उसके मार्क्स किस तरह से होंगे, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसने बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें ना, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या चीज़ें हो गई, आपकी कैश फ्लो हो गया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपकी सारी चीज़ें आ गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो हो गया, चेंजेस इन इक्विटी हो गया, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और नोट्स, ये सारी की सारी चीज़ों से रिलेटेड आपसे जितना भी वो पूछेगा वो 20 से 30 मार्क्स पूछेगा। 20 से 30 मार्क्स 100 में से आपके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देता है। अब इसने जो रेंज रखी है वो इसने इस वजह से रखी है कि वो खेल सकता है इसके अंदर, कि वो 20 के दरमियान वो 24 का भी पूछ लेगा, कभी 30 का पूछ लेगा, कभी 20 का पूछ लेगा।
तो ये चीज़ उसने रेंज बता दी है कि 20 से 30 मार्क्स के लिए उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेने हैं। उसके बाद उसने बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है एंड सिंगल एंट्री को उसने कितना दिया हुआ है। सिंगल एंट्री की मैं बात करूं तो वही है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए जो है हम सिंगल एंट्री का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए इसने रखा हुआ है 15 to 20 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप मार्क्स एलोकेशन के हिसाब से जाएं तो ये चीज़ सोचें आप ज़रा कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सिंगल एंट्री, ये दो आपके टॉपिक अगर आप पक्के कर लें तो आपके 15 से 20 नंबर आपके पेपर में सिक्योर हो गए। तो आप इस तरह से भी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि लेके चलेंगे कि किसको कैसे पढ़ना है, कहाँ की चीज़ पक्की करनी है, ताकि आपको वो जो नंबर है, जो बेंचमार्क है 50%, वो आप अवेल कर लो। तो बेटा हमने इनकम, एक्सपेंडिचर और सिंगल एंट्री के अंदर मार्क्स एलोकेशन देखी थी, 15 से 20 नंबर है। अच्छा, अगर हम आगे बात करें तो 40 से 50 नंबर किससे आएंगे, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। आओ देखते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं, हमारे स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, और उसके अंदर से जो 40 से 50 नंबर पूछेगा, जो मेजर चंक है, वो किससे पूछेगा। तो सबसे पहले हमने बात की है IAS 16 होगा आपके पास, सन्डी स्टैंडर्ड्स के अंदर ये सारे स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे, ये भी चेक करेगा आपके साथ, और ये आपको 36 भी करेगा, 15 भी करेगा। तो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स आपके 40 से 50 नंबर तक होंगे। क्या मतलब है, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड जो हैं आपके, वो 40 से 50 नंबर तक कवर करेगा। सही है। तो इसके अंदर इसने क्या किया है, इसके अंदर ये चीज़ें की है कि सारे स्टैंडर्ड्स को मर्ज करके उसने 40 से 50 नंबर बन लिए। मतलब आपके स्टैंडर्ड्स पे कॉन्सेप्ट वो चेक करना चाह रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है, और उसके अंदर उसी ने मेजर चंक रखा हुआ है मार्क्स का। अच्छा, अगर मैंने आगे आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको कि एग्जामिनर कमेंट्स लिखे हैं, तो एग्जामिनर कमेंट्स लिखने का मतलब ही यही है, मैं समझाने का मतलब ये है आपको कि आप कोई भी अगर कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, सीए का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ें। वो आपसे चाहता क्या है, आप ये तो देखें कि आप पेपर में क्या लिखना चाहते हैं, क्या लिखकर आते हैं, और वो क्या चाहता है। ये जो मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान होती है, उसकी बेसिस के ऊपर ही आपके पेपर्स रुकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एग्जामिनर कमेंट देखते हैं लाइन बाय लाइन के, उसके अंदर वो बोल क्या रहा है और हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, लैक ऑफ प्रैक्टिस। वो कह रहा है कि प्रैक्टिस नहीं होती हमारी ज़्यादा। मतलब जब आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें होती हैं कि आपने कहाँ कहाँ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ड्राफ्टिंग में आपको आसानी हो रही होती है कि आपने कहाँ कहाँ वो वैल्यूज़ लिखनी है, कहाँ कहाँ वो हेड ऑफ अकाउंट्स लिखने हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से आती हैं। आप जल्द से जल्द पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो जब आपके हाथ में प्रैक्टिस होगी, आपने सवाल ज़्यादा सॉल्व किए हुए होंगे। दूसरी बात क्या करता है वो, पुअर प्रेजेंटेशन। मतलब इरेगुलर आप लिखते हैं, उसके अंदर जाके उसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं लिखते, वर्किंग को कनेक्ट नहीं करते जो आपने प्रेजेंट किया होता है। तो इसके ऊपर भी हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि ये प्रेजेंटेशन को किस तरह से सही करें हम। इसके अंदर हम किस तरह से पहले वर्किंग बनाएं, वर्किंग को किस तरह से रिलेट करें अपने मेन फ्रेम के अंदर जो हमने आगे प्रेजेंट करना है, जो रिक्वायर्ड में उसने पूछा है। तो वो हम पुअर प्रेजेंटेशन के अंदर वो बात कवर हो गई। अच्छा, आगे बात करता है कि सिलेबस नॉट कवर्ड। मतलब आप पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करते। बहुत सारे क्या बच्चे करते हैं कि इसमें से ये चीज़ मेजर चंक है, जैसे 40 से 50 नंबर हम वो कवर करके चले आते हैं और 2 टॉपिक और कवर करके चले आते हैं ताकि हमारा 50 नंबर की बेसिस क्रॉस कर जाए, जो हमारा बेंचमार्क है वो क्रॉस कर जाए। लेकिन क्या होता है कि अगर वो उसने उस तरह से वो सवालात नहीं पूछे होते तो आप बाकी भी सवाल अटैम्प्ट नहीं कर पाते, और जो आपको कॉन्सेप्ट आते होते हैं वो भी आप सही तरह से अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो क्या होता है उसमें फिर आपको एग्जामिनर आपके साथ खेलता है और आपका फिर पेपर फेल हो जाता है। तो क्या चीज़ है, आपको सिलेबस पूरा का पूरा कवर करना है। आगे बात करते हैं रीजनेबल अटैम्प्ट। रीजनेबल अटैम्प्ट से मुराद ये है एग्जामिनर की कि क्वेश्चंस पूरे अटैम्प्ट नहीं करते आप लोग। क्या करते हैं, आप 80 to 70 मार्क्स पक्के करके आ गए, आपने कहा मैंने पक्के कर लिए भाई 70-80 मार्क्स, अब तो मेरा पेपर निकल जाएगा। लेकिन उसके अंदर आपकी कोई मिस्टेक्स होती हैं, कुछ कंसेप्शन का मसला आ जाता है, कॉन्सेप्ट आपके गलत हो जाते हैं, तो आप जो 20 से 30 मार्क्स छोड़कर आते हो, अगर शायद वो अटैम्प्ट कर लेते तो आपके पेपर जो है वो निकल सकता था। क्योंकि एग्जामिनर ये भी लिखता है कि 20% स्टूडेंट्स वो हैं जो 40s में नंबर आते हैं, जिनके जो सिर्फ 6-8 नंबर से या 9 नंबर से रह जाते हैं। तो वो वजह यही होती है कि आप पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट ही नहीं करोगे, तो उसके अंदर आपके चांसेस कैसे बढ़ेंगे कि आपका पेपर निकले। तो वो सारी चीज़ें हम रीजनेबल अटैम्प्ट के अंदर करते हैं और हमें ये चीज़ नहीं करनी है।
आगे हम बात करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है वो पुअर होती है, जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें कवर हो गई कि आपने कॉन्सेप्ट सही नहीं बनाया हुआ है, आपने प्रैक्टिस सही नहीं की हुई, आप रीजनेबल अटेम्प्ट नहीं करते, तो वो बोलता है कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी, ये मैंने अलग अलग एग्जामिनर के कमेंट्स अलग अलग अटैम्प्ट से लिए हैं, मैंने ये 5-6 अटैम्प्ट में से निकाल के आपको एग्जामिनर कमेंट बता रहा हूँ जो जनरल कमेंट्स हैं उसके। आप भी जाके रीड करिएगा, आपको पता चलेगा कि इसने ये सारी बातें अलग अलग अटैम्प्ट में की हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की एक अटैम्प्ट में बात की जहाँ पर रिजल्ट सबसे ज़्यादा लो था। सबसे ज़्यादा लो का मसला यही था कि ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की सही नहीं थी। अच्छा, आगे बात करते हैं लैक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। कभी कभार ये अच्छी सी बात करता है एग्जामिनर उसके अंदर कि ये आप लोग को हल्का सा भी अगर कॉन्सेप्ट से हिला दिया जाए, स्लाइटली उसका वर्ड इस्तेमाल किया कि स्लाइटली आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट टेस्ट कर दिया जाए, उसी कॉन्सेप्ट को लेके या उसी स्टैंडर्ड को लेके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा स्लाइड चेंज किया जाए, तो आप एप्लीकेशन को, आप अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाते सही से। तो वो चीज़ भी आपको देखनी है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपका स्टैंडर्ड पे ग्रिप होनी चाहिए। जब आपकी ग्रिप होगी तो आपको वो कहीं भी घुमा देगा, आप उस चीज़ को निकाल लोगे उसमें से, उस चीज़ को आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। तो मेरा बेटा, आज मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि टॉपिक्स क्या हैं FAR1 के अंदर, एग्जामिनर्स कमेंट क्या हैं, मार्क्स एलोकेशन क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करेंगे और उसमें डिटेल में हर चीज़ समझेंगे, स्टैंडर्ड्स को भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि स्टैंडर्ड के अंदर से आपको रेफरेंस दे दूं डिस्क्रिप्शन के अंदर कि आप वो स्टैंडर्ड भी जाके रिव्यू करें उसको और पढ़ें, ताकि आप स्टैंडर्ड से भी अवेयर रहें और जो मैं बता रहा हूं उसको भी चेक करें कि वो चीज़ सही है नहीं है। वो आपके पेपर को पास करने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना बेटा बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।